हेलो एवरीवन, आज डेट है 1 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लोकजाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था रूसीकुल्या रिवर को लेकर के। तो रूसीकुल्या रिवर ओडिशा स्टेट में जो मेजर रिवर्स हैं उनमें से एक है। ये रूसीकुल्या रिवर का जो माउथ एरिया है वो गहिरमाथा साइट के बाद में सेकंड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए। आप सभी को पता होगा कि ओलिव रिडली टर्टल्स की जो मास नेस्टिंग प्रोसीजर होता है उसको हम अरीवाडा के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है रूसीकुल्या रिवर को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले आप सभी को 2023 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये जो साल है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। जो भी आपके टारगेट हैं उन सभी को आप अचीव कर पाओ। स्पेसिफिक आपकी जो जर्नी है आपके टारगेट को अचीव करने में वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहे। मतलब आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी रहे, तभी आपका टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छे से अचीव हो पाएगा। मेरा ये मानना है कि आपकी जो जर्नी है उसको आप एक एंजॉय करते हुए, मतलब आपका जो सिलेबस है उसको आप एक बर्डन के रूप में कैरी ना करो, बल्कि एक एंजॉय करते हुए कि हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें थी इसलिए देखो हम पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सिलेबस को हमेशा एक थैंकफुल तरीके से आप उसको ट्रीट करो कि आप सिलेबस में ये सब कुछ है इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं। और हमें देखो नॉलेज के बेसिस पर कितनी बातें पता चल रही हैं। हम हमारे इंडिया के ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात को हम सीख पा रहे हैं। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि हमारे इंडिया का जो इतिहास है वो कैसा था वो सब कुछ हम सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से बूस्ट करेगी, किन किन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया जो है वो टाइम के साथ में ग्रो कर रहा है वो हम सब सीख पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, अपने सिलेबस को साथ में रखते हुए अपनी स्टडी को रेगुलर करो और काफ़ी अच्छे से एक हेल्दी तरीके से आपकी स्टडी जो है वो रेगुलर होती रहे। ये सब कुछ वोल्केनो फैमिली जो वोल्केनो टीम जो है वो चाहती है। और वोल्केनो फैमिली के लिए जब भी हमें लगेगा कि जिन पॉइंट्स पर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उन सभी पॉइंट्स पर हम आपकी हेल्प करते रहेंगे ताकि आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर पाओ। तो हैप्पी न्यू ईयर। और अच्छे से जुट जाइए अपनी स्टडी को लेकर के। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मई लास्ट में पेपर है प्रीलिम्स का, और अच्छे से अपनी स्टडी को आप रेगुलर करते रहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और मनरेगा स्कीम को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर बताया है 2022-23 में मनरेगा स्कीम में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लास्ट 10 ईयर में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। और 2012-13 से अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल पर वीमेन का पार्टिसिपेशन 57.8% देखने को मिला है। और ये यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ये डाटा रिलीज किए हैं। यहाँ पर 15 स्टेट्स को कंपैरिजन किया गया है, जिसमें 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर वीमेन का पार्टिसिपेशन अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिला है, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर केरला की बात की गई है कि पास्ट 5 ईयर में, पिछले 5 सालों का अगर हम कंपैरिजन करें केरला और तमिलनाडु में, तो वहाँ पर वीमेन का शेयर मनरेगा स्कीम में जो है वो एक तरीके से 85 to 90% के बीच में हावरिंग कर रहा है। मतलब मैन का पार्टिसिपेशन कम है और वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई हैं केरला के मिनिस्टर ने कि देखो 2 फैक्टर है। एक तो मार्केट फोर्सेज एंड वेलफेयर इंसेंटिव फॉर वीमेन मनरेगा वर्कर्स की हम जो है वो जो भी मनरेगा में काम करती है वीमेन उनके लिए हमने और एक्स्ट्रा बेनिफिशियल देने की कोशिश की है। जैसे कि उनको हम इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो वर्किंग साइट पर प्रोवाइड की जाती हैं वीमेन के बेसिस पर, इसलिए वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे स्टेट में, केरला स्टेट में मैन को प्राइवेट मार्केट में जो डेली वेजेस मिलता है उसका कंपैरिजन हाई है कंपैरिजन टू मनरेगा स्कीम, इसलिए मैन का पार्टिसिपेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है और वीमेन का देखने को मिलता है मनरेगा स्कीम में। ओके।
यहाँ पर इसी आर्टिकल को लेकर के जो बचे हुए डाटा है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बताया हुआ है कि जो मनरेगा स्कीम है इसमें डिसीजन लिया गया है कि 1/3 पार्टिसिपेशन जो है टोटल वर्कर्स में विमेन का होना चाहिए। तो यहाँ पर बिहार और जो यूपी स्टेट है उसमें भी बताया गया है कि धीरे धीरे टाइम के साथ में विमेन का पार्टिसिपेशन वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि इस साल अगर हम बात करें तो बिहार में 3.7 परसेंटेज पॉइंट जो है वो हाइक देखने को मिला, और यूपी जो है वहाँ पर 3.3 परसेंटेज पॉइंट हाइक देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पर यूपी को लेकर के इम्पोर्टेंट डाटा ये है कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 33% विमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और उससे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सॉरी, अभी जो हमने देखा ना मनरेगा स्कीम, अब देखो प्रेजेंट टाइम में मनरेगा स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और ये जो आर्टिकल है वो हमारे जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और साथ ही साथ में डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है इनको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जीएस पेपर 3 में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट वाला जो पॉइंट है उसको लेकर के आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम्स को लेकर के भी आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मनरेगा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मनरेगा को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मनरेगा स्कीम क्या है, पहले तो इसका फुल नेम आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसका फुल नेम है। 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया था, ताकि अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है मनरेगा स्कीम। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है, मतलब मैनुअल वर्क के लिए जो भी अनस्किल्ड पीपल है उन सभी को ये वर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इसमें 1/3 बेनिफिशरी जो है वो वीमेन रहेंगी, और 5 किलोमीटर की रेडियस में ही काम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वर्क जो है वो 5 किलोमीटर की रेडियस से बाहर है तो इसके लिए एक्स्ट्रा वेजेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये मनरेगा स्कीम है, कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। और कोविड के बाद में ये बेसिक बातें रखी जा रही हैं कि जिस तरीके से रूरल एरियाज में वर्क करने के लिए 100 डेज की आप गारंटी देते हो, सेम इसी तरीके से जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी इस तरीके की स्कीम लॉन्च की जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर केरला स्टेट को लेकर के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए साथ ही साथ में वीमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए टूरिज्म सेक्टर में वीमेन को इंक्लूड किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ टूरिस्ट साइट है जहाँ पर वीमेन जो है वो एज ए गाइड और जो भी अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में टूरिज्म सेक्टर जो है इसको हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। विमेन जो है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो भी फॉरेनर्स टूरिस्ट के रूप में इंडिया में आते हैं तो कभी कभी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर विमेन का पार्टिसिपेशन रहेगा तो जो भी विमेन जो है, गर्ल जो है फॉरेन से आएंगी, वो ज़्यादा सेफली जो है वो टूरिस्ट प्लेस पे अपने आप को फील करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रखे हैं कि फरवरी 2023 तक अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के सेंट्रल लेवल के जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिसेज हैं वो फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि हम जैसे अभी दिल्ली एम्स में इशू देखने को मिला और वहाँ के जो एक तरीके से वायरस अटैक हुआ, तो इन सभी को भी काउंटर करने के लिए हमने जो अपना प्रोसीजर है वो एस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर बताया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जो है उन्होंने इम्पोर्टेंट बात रखी है कि यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट टू माइग्रेट टू ई ऑफिस 7.0 an in-house system developed by the National Informatics Center NIC by फैब्री। तो इस सेंटर के अंडर जो है जितने भी हमारी ऑफिसेज हो जाएंगे और जो भी वायरस अटैक है उन सभी को भी हम क्या कर पाएंगे, काउंटर कर पाएंगे। और एक तरीके से डिजिटल इंडिया का जो हमारा एक ड्रीम था उसको हम अचीव कर पाएंगे सेंट्रल लेवल पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि 2022 में अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी जुडिशरी है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू भी देखने को मिले। जैसे कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार फोकस किया कि NJAC जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है, अपॉइंटमेंट कमीशन जो
2015 में ये प्रोसीजर लाया गया था और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोसीजर कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है उसमें चेंजेस किया जाए, लेकिन इसको जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। लेकिन लॉ मिनिस्टर ने फिर से इस बात के ऊपर फोकस किया है कि हमें एक नया चेंज लाना होगा जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन 2022 में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो जुडिशरी है उनके बीच में कुछ पॉइंट्स को लेकर के इशू भी बना रहा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 2022 में बहुत ज़्यादा जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छे लेवल पर 165 जजेस जो हैं उनका अपॉइंटमेंट देखने को मिला है हाई कोर्ट में। और एक सिंगल कैलेंडर ईयर में अगर हम बात करें तो एक रिकॉर्ड अपॉइंटमेंट है ये। ओके, अब देखो यहाँ पर बोला जाता है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए नया प्रोसीजर लाया जाए। तो नया एनजेसी जो है उसमें एक तरीके से गवर्नमेंट का रोल है और आप सभी को पता है कि डेमोक्रेसी जो है उसके बेसिक फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी के, कोई भी किसी भी जगह पर कोई रूल रहा हो हमेशा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कानून बनाना, लॉ बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना और उनको व्यू करना कि जो लॉ बनाया गया है वो सही है या नहीं सही है। तो जब एक तरीके से किंग्स का रूल रहा करता था उस टाइम में सारी पावर जो है वो किंग के हाथ में, जो मोनार्क रहता था उसके हाथ में सारी पावर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी आया सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर फोकस किया गया। एक फ्रांसीसी आइडियल जो है, फ्रांसीसी थिंकर्स रहे मोंटेस्क्यू, उन्होंने फोकस किया था सेपरेशन ऑफ पावर के लिए कि लेजिस्लेचर का काम अलग हो, उनका काम हो रूल को बनाना, और जो एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिव है, उनका काम ये हो कि जो रूल बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी जो है उनका काम ये रहे कि वो ये देखें कि जो लॉ बना है वो सही बना है या नहीं बना है, एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है, और जो पॉपुलेशन है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये जुडिशरी का काम है। तो अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को इंटरवीन कर दिया गया, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अगर आप एक मैप के थ्रू या डायग्राम के थ्रू शो करोगे तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारी लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव, और ये है हमारी जुडिशरी, और हम चाह रहे हैं कि इनका रोल जो है वो इसमें भी हो जाए। तो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसको हम और ज़्यादा क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों का कनेक्शन जो है वो आपस में रहता है। मतलब एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो यूएसए में है, और वहां पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग अलग है, तीनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो इसी को मेंटेन करने के लिए एनजेसी जो है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेजिस्लेचर से ही निकलता है एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों ने अगर अपने अकॉर्डिंग लॉज को बनाया तो उनको रिव्यू करने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, हाँ, तो यहाँ पर सुंदरबन जो एरिया है उसको लेकर के बताया गया है कि वहाँ पर श्रिम्प की जो फार्मिंग है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ में मैंग्रोव जो है उनको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर इजराइल को लेकर के एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि इजराइल जो है वो जेरूसलम वाले एरिया को कवर करके वहाँ पर फिलिस्तीन जो लोग रहते हैं उनके राइट्स को एक तरीके से एनक्रोच कर रहा है। तो इसमें इंडिया ने एब्सटेन पॉलिसी को अपनाया और कोई भी यहाँ पर वोट ना दिया है, ना हाँ में ना में, और जो रेजोल्यूशन है उस पर अपनी जो एक पॉलिसी है एब्सटेन जो रोल है उसको यहाँ पर फॉलो किया है। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसको 87 वोट किए गए फेवर में, 26 ने अगेंस्ट में किया और 53 ने यहाँ पर एब्सटेन पॉलिसी को अपनाया है। देखो, इंडिया और इजराइल के रिलेशन की अगर हम बात करें तो आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया और इजराइल, देखो 1948 में इजराइल एस्टेब्लिश होता है, लेकिन इंडिया जो है उन्होंने इजराइल को क्या नहीं दी, अपनी तरफ से रिकॉग्निशन नहीं दी। इंडिया ने हमेशा मना किया कि इजराइल जो है वो कंट्री के फॉर्मेशन को लेकर के इंडिया ने मना किया, क्योंकि एक तरीके से रिलीजियस बेसिस पर जो है इस कंट्री का फॉर्मेशन हुआ था कि ज्यूज जो है उनके लिए ये घर रहेगा।
और 1947 में इंडिया जो है वो रिलीजन बेसिस पर जो सेपरेशन है उसके स्कार झेल चुका था। तो इंडिया ने एब्सटेन किया कि इसका फॉर्मेशन जो है वो रिलीजन बेसिस पर नहीं होना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट तो ये था कि रिलीजियस बेसिस पर फॉर्मेशन हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारे इंडिया में जो मुस्लिम है उनकी पॉपुलेशन अच्छी ही थी, तो ये माना जा रहा था कि अगर इजराइल को एक तरीके से सपोर्ट किया जाएगा तो हम हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में उसको एक तरीके से उनकी नाराजगी जो है वो झेलनी पड़ेगी इंडिया को। तो ये कुछ बेसिक इशू थे जिसके बेसिस पर इंडिया ने जो फॉर्मेशन हुआ उसको सपोर्ट नहीं किया था। फिर 1950 में इंडिया ने रिकॉग्निशन दी थी इजराइल कंट्री को, लेकिन हमारे जो रिलेशन है वो 1991 तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे। वैसे इजराइल जो है उन्होंने 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ, 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ और 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था इंडिया का। फिर 1992 में इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए इजराइल के साथ में, क्योंकि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर को, तो इंडिया को अपने जो भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए जो भी अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को के लिए डाइवर्सिफाई अपने आप को करना था, और इसीलिए इजराइल के साथ में हमने अपने रिलेशन एस्टेब्लिश किए। और 2017 में हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल की विजिट की। और प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया और इजराइल जो है वो अलग अलग पॉइंट, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कश्मीर इशू जो है इसके ऊपर भी इजराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफ़ी बेहतरीन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि चाइना जो है वहाँ पर कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं। अब चाइना में कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि देखो इंडिया में तो पहले ही हमने बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन दे दिया है, बूस्टर डोज जो है वो भी बहुत सारे लोगों को लग चुकी है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में ओमिक्रॉन बेस्ड जो वेरिएंट है उसको लेकर के हमारी वैक्सीन अच्छे से काम करेंगी। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हमारे हेल्दी एडल्ट हैं उनको बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं है। जो जिनको परेशानी है, बहुत सारी डिजीज है, उनको बूस्टर डोज दी जा सकती है। साथ ही साथ में जो नया वेरिएंट है, क्योंकि केसेज जितने बढ़ रहे हैं चाइना में, तो इसकी वजह से नया वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो जो हमारी बूस्टर डोज है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट बेस्ड होनी चाहिए ताकि अच्छे से हम इफेक्ट कर पाएँ। वैसे वैक्सीनेशन की बात की गई है कि जो हमारी ओल्ड वैक्सीनेशन है, जो ओल्ड वेरिएंट पर एस्टेब्लिश हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है उनकी शो हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एफएक्यू पेज पर, और यहाँ पर फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर के हम इलेक्शन प्रोसीजर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि 16 जनवरी को हम डेमो देंगे, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 31 जनवरी को अपने सजेशन दे सकती है। माइग्रेंट वोटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 45.36 करोड़ इंडियन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 37% जो है वो हमारे इंडिया में इंटरनल माइग्रेंट है। मतलब एक स्टेट में ही एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। तो इस तरीके की इशू जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें 91.2 करोड़, मतलब 67.4% लोगों ने ही वोट डाला, और हम चाहते हैं कि 30 करोड़ लोगों ने जो वोट नहीं डाला वो भी वोट डाले नेक्स्ट इलेक्शन में। इसीलिए माइग्रेंट वोटिंग जो है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब देखो 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था इलेक्शन कमीशन को कि जो माइग्रेंट्स हैं इनके लिए भी आप अपनी पॉलिसी लेकर के आओ। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे जो ऑप्शन हैं उन सभी को तलाशा, जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग, पोस्टल बैलेट, इंटरनेट वोटिंग और अर्ली वोटिंग, इन सभी के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन उन्होंने एक नया अल्टरनेट जो है वो यहाँ पर निकाला है, और नया अल्टरनेट है मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें क्या होगा कि जो माइग्रेंट वो किसी एरिया में है तो पहले तो उसको अपने एरिया का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको प्री नोटिफाइड टाइम उससे लेना होगा। फिर उस माइग्रेंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखाई जाएगी। फिर अगर लगता है कि हाँ माइग्रेंट्स है और उसको राइट अलाउ है तो वो वोटिंग के लिए फिर उसके एरिया में जो है वो एक ईवीएम मशीन टाइप ही मशीन होगी, जो बहुत सारी कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक ही मशीन काम कर पाएगी। अप टू 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए एक ही मशीन काम कर पाएगी, और यहाँ पर उनके लिए एरिया डिसाइड होगा, जगह डिसाइड होगी, वहाँ पर आकर के वो वोट कर सकते हैं। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होगी तो इन वोट्स को भी गिना जाएगा।
अब हर्डल्स क्या है? हर्डल्स ये हैं कि देखो, सबसे बेसिक इश्यूज तो कि जो लोग किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पहले से बाहर गए हुए हैं, ओके, दूसरे स्टेट में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कम टाइम से बाहर हैं, तो क्या इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड किया जाएगा? दूसरा क्या है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो किस तरीके से उस एरिया पर लगेगा। साथ ही साथ में हो सकता है कि पोलिंग बूथ पर जो एजेंट हैं वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। और भी हर्डल ये हो सकती है कि देखो, ईवीएम को लेकर के इशू है, ईवीएम को लेकर के जो एक जस्टिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिला है। तो अगर ईवीएम को लेकर के प्रॉब्लम अभी तक सोल्व नहीं हो पाई है तो ये जो मल्टी कंस्टिट्यूएंसीज को लेकर के जो ईवीएम मशीन टाइप जो प्रोसीजर हम रेगुलेट कर रहे हैं, इसको लेकर के भी इशू जो है वो रेगुलर बने हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इशू हैं और अपोजिशन पार्टीज ने भी ये बोला है कि हमसे प्री सजेशन लेकर के ये प्रोसीजर जो है वो लॉन्च होना चाहिए था। अब जो अपोजिशन पार्टीज इसमें क्या सजेशन देंगी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो फूड ग्रेन को लेकर के है। देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोविड के टाइम से, तो इसमें 5 किलोग्राम पर पर्सन पर फैमिली जो है वो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन जो है वो दिया जा रहा था। अब इसको बंद करके ये डिसाइड किया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है वो 5 किलोग्राम फ्री फूड ग्रेन पर मंथ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखो, ये बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, इनका प्रोडक्शन काफ़ी कम देखने को मिला। एक तो क्लाइमेट इशू की वजह से और दूसरा फर्टिलाइजर्स की कम अवेलेबिलिटी होने की वजह से। तो ये बेसिक रीजन थे जिसकी वजह से फूड ग्रेन को लेकर के जो स्कीम है उसको हमने चेंज किया है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी इसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा था। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो फूड ग्रेन है, कोविड के टाइम में अभी भी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन एक सस्टेनेबल वे में इंक्रीज नहीं हो पाई है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। वैसे जो एक्स्ट्रा ग्रेन जो दिया जा रहा था उसका एक बर्डन जो है वो क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिर भी 5 किलोग्राम जो फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है, इसको 2023 के लिए रखा जाएगा या 2024 में भी इसको रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन को लेकर के है। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो जल्द ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर के और ये जो ऑनलाइन गेमिंग जो देखने को मिल रहे हैं इसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करेगी। ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो IEPF अथॉरिटी के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है और 2016 में कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 125 है उसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। देखो, प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कोविड के टाइम में ऑनलाइन गेमिंग के इशू बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग जो हैं वो डेप ट्रैप में आ गए हैं। तो लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी फाइनेंस को लेकर के, जो भी बेसिक लेवल पर फाइनेंस को लेकर के एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उनको प्रोवाइड करने की इसमें कोशिश की जाएगी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक इम्पोर्टेंट बात, आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए जो भी आपके टारगेट है यूपीएससी अगर 2023 को आप अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मंथली बेसिस पर ये प्रोग्राम है, 599 इसके चार्जेस हैं और नेक्स्ट जो नया बैच जो है वो आज से स्टार्ट होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के मेंटरशिप प्रोग्राम जो है उसके थ्रू इसके ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पर दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।